सो गाइस वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि केएस की वैकेंसीज जो है वो आउट हुई है। नियरली 257 वैकेंसीज जो है आउट हुई है। बहुत बड़ा नंबर है ये, और ये नंबर जो है ये आमतौर पे हर साल देखने को मिलता नहीं है। और इससे पहले भी जो वैकेंसीज आउट हुई थी बल्क में, वो 2016 में हुई थी। उस केएस के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसे हम बोलते हैं सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसेट को लेके मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो शेयर करने वाला हूं। 2018 में जब सीसेट का पेपर हुआ था, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स को इसने परेशान किया। आप जानते हैं कि सीसेट एक ऐसा पेपर है, अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका जो जीएस पेपर 1 है वो चेक ही नहीं होगा। तो सीसेट को क्वालिफाई करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका इंटरव्यू देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं किया अगर आपने, तो आपकी जॉब जो है वो लगेगी नहीं। तो सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आज जो 2018 में सीसेट पेपर हुआ था केएएस में, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके 5 सवाल लेके आया हूं। इन 5 सवालों को देखेंगे और समझेंगे कि सीसेट का लेवल जो है वो क्या होता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए सीसेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। मैं एक पूरी स्ट्रेटेजी जो होगी सीसेट को क्वालिफाई करने की, उसकी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि इसमें आपको पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 80। उसके अलावा आपको मिनिमम कितने क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, सो दैट आप ये क्वालिफाई कर सको। अगर सभी सही होते हैं तो नियर अराउंड 27 to 28, अगर किसी स्टूडेंट के ये 27 या 28 सवाल सही होते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगा केएएस सीसेट। और सीसेट में क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो इतना भी जरूरी नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम आप लगाओ, बट फिर भी मैंने ये बहुत बार देखा 2018 में खास तौर पे कि ऐसे बच्चे जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर था, बहुत ही बढ़िया स्कोर था, बट सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ और हंगामा भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था 2018 में। वो सभी स्टूडेंट्स जो काफी देर से केएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज मालूम होगी। तो अब ये कोई बैरियर या ऑब्स्टेकल ना बन जाए आपके इस केएस के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो समझेंगे। ये जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसके अलावा जब एक कंप्लीट सेशन आएगा जहां पे आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, या मैं कुछ चैप्टर्स भी लेके आऊंगा कंप्लीट, उनको समझेंगे और देखेंगे कैसे क्वालिफाई करना है। कुछ सेक्शंस के सीसेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेक्शंस कौन से हैं? जैसे क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर। मैथ्स की बात करूं तो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, डीआई। रीजनिंग की बात और करें तो पजल्स। इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, अब टाइम नहीं जाया करते हो, करते हैं शुरू। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ये जो आपके सामने स्लाइड है केएएस सीसेट 2018 के प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस हैं, और ये किसके लिए? जो अपकमिंग 2021 में आपका सीसेट का पेपर होना है। तो आते हैं पहले सवाल के ऊपर। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चंस 2018 में पूछे गए हैं। क्या सवाल है पहला? इफ ए वुमन सेज दैट, अगर एक वुमन कहती है कि आई हैव 6 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या हो गया? जो उसके भाई या बहन। वुमन ने बोला आई हैव 6 सिबलिंग्स एंड वी ऑल आर वेयरिंग द कलर्स ऑफ रेनबो टुडे। और सभी ने जो कपड़े पहने हैं वो किस रेनबो के जो कलर्स है उसको मैच करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रेनबो में कलर्स कौन कौन से होते हैं। और इन्होंने बोला है कि एज पर द ऑर्डर ऑफ बर्थ, मतलब ऑर्डर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मीनिंग ये हुआ कि पहला जो उसका सिबलिंग होगा उसका जो कलर होगा क्लॉथ का वो क्या होगा? वी। क्योंकि रेनबो में हम जानते हैं विप गियर जो कलर है वो होते हैं, तो विप गियर में स्टार्ट कहां से हुआ? वी से। इसके अकॉर्डिंगली जितना भी हमने रीड किया। आगे क्या बोल रहे हैं? द वुमेन इज 5th फ्रॉम द लास्ट। वुमेन जो है ये लास्ट पोजिशन से या एक्सट्रीम पोजिशन से 5वीं पोजिशन पे है। कौन सी वुमेन? जिसने ये सभी स्टेटमेंट दी है। एंड इज नॉट वेयरिंग येलो, मगर विमेन ने येलो कलर जो है उसे नहीं डाला हुआ। ठीक, अब पूछ क्या रहा है? विच कलर इज शी प्रोबेबली वेयरिंग। उसने इनमें से कौन सा कलर जो है वो प्रोबेबली पहना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इतना हमें समझ आया। मेनली ये जो रेनबो है यहां से हम ये समझते हैं कि विप गियर कलर्स यूज होंगे। करते हैं इसे सॉल्व। देखिए हमें ये समझ आ रहा है कि जब उसने रेनबो बोल दिया तो इट मींस विप गियर जो है वो वाले कलर्स होंगे। विप गियर आप जानते हो कि ये हर एक लेटर जो है इसका वो किसी कलर को डिनोट करता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, इसने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली थी कि वुमेन जो है वो 5th है लास्ट से। अब लास्ट एंड जो है वो ये भी हो सकता है, लास्ट एंड जो है वो ये भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और ये भी वो बोल रहा है
कि वो येलो कलर नहीं पहनती। देखो अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मैं इस एंड से शुरू करूं तो फिफ्थ पोजीशन पे मुझे क्या मिल रहा है, वाई। वाई मींस येलो। और उसने तो ये चीज बोली कि वुमेन जो है वो येलो कलर जो है वो नहीं पहनती, तो इट मींस मुझे इस एंड से नहीं चलना, मुझे इस एंड से चलना है। और अगर मैं इस एंड से चलूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो मुझे फिफ्थ पोजीशन पे क्या मिल रहा है, मुझे फिफ्थ पोजीशन पे मिल रहा है बी। तो बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। इट सिंपली मींस वुमेन ने कौन सा कलर वेयर किया होगा, वुमेन ने वेयर किया होगा ब्लू कलर। देखो जब उसने बोला ना आई हैव 6 सिबलिंग्स, और एक वुमेन खुद हो गई, 7 लोग हो गए। 7 लोग हो गए तो विद गियर में 7 रंग आ गए। रेनबो में जो 7 रंग है उसकी जो एक शॉर्ट फॉर्म है वो क्या आ गया, विद गियर। और यहां वो बोल रहा है कि वुमेन लास्ट एंड से 5वीं पोजीशन पे है। लास्ट एंड में यहां से शुरू करूं, 5वीं पोजीशन पे मुझे येलो मिलता है, बट ये बोल रहा है कि वुमेन ने तो येलो पहना नहीं है। इट मींस यहां वाला लास्ट एंड नहीं होगा, लास्ट एंड यहां वाला होगा। तो यहां से जब मैं शुरू कर रहा हूं मुझे मिल रहा है बी। बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। इट सिंपली मींस वुमेन ने ब्लू कलर के कपड़े पहने होंगे। कितना इजी क्वेश्चन था, 2.5 नंबर का ये सवाल था। और दोस्तों ऐसे सवाल बहुत ही आसान, लगभग 30 से 40 सवाल थे उस पेपर में, बट बच्चों को परेशानी इसलिए हुई क्योंकि पहली बार केएएस 2018 में सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ। बच्चों को मालूम नहीं था कि किन चीज़ों की उन्हें तैयारी करनी है, किन चीज़ों को छोड़ना है, और हौच पौच हो जाता है। जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो थोड़ी सी परेशानी तो रहती ही है बच्चों को। तो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये था एक रीजनिंग का सवाल या मेंटल एबिलिटी का सवाल। ये आ गया मैथ्स का, क्वांट का। और ये सवाल किस चैप्टर से उठाया गया है, ये उठाया गया है परसेंटेज से। किससे उठाया गया है, परसेंटेज से। क्या बोल रहे हैं, अ मैन स्पेंड्स 15% ऑन क्लोथ्स। एक बंदा है, एक कोई आदमी है, उसने 15% पैसा जो है वो खर्चा किसके ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर। ठीक है, यहां लिख देते हैं। अगर बात करें क्लोथ्स की तो कितने परसेंट वो खर्च रहा है, 15%। ठीक, उसी के साथ अगर हम देखें आगे वो बोल रहे हैं 5% ऑन एजुकेशन। ठीक, उसी इंसान ने एजुकेशन के ऊपर भी पैसे खर्चे, वो उसने खर्चे हैं 5%। ठीक है, एंड सेव्स ₹240। और ये सभी खर्चे करने के बाद 240 रुपए उसने अपने बचा लिए। यहां से हमें समझ क्या आता है, देखो किसी भी इंसान की जो कुछ भी इनकम है, इनकम से जब वो ये खर्चे कर लेगा, एक्सपेंडिचर कर लेगा, तो पीछे क्या बचेगा, सेविंग्स। हमारे अकॉर्डिंगली हमें ये समझ आती है कि यार किसी भी इंसान की इनकम जो है वो कितना परसेंट होगी, 100%। चाहे मेरी इनकम 10,000 है, मैं उसे 100% ट्रीट करूंगा। चाहे मेरी इनकम 5,000 है, मैं उसे 100% ही ट्रीट करूंगा ना, खुद में तो वो 100% है। जिसमें से उसने कितना परसेंट, 20% जो है वो क्या कर दिया, उसने कर दिया एक्सपेंडिचर। 15 और 5 हो गए 20%। तो जब इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा, 100% माइनस 20%, तो उसकी सेविंग्स कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 80%। 80% आ गई परसेंटेज के टर्म्स में, बट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ मनी, यहां बताया गया है उसने बचाए 240 रुपए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज में कितने बचा लिए, 80%, बट मनी में कितना बचा लिया उसने, 240। यहां मैं एक बॉक्स डाल रहा हूं, ये बॉक्स मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा जब भी हम परसेंटेज चैप्टर में ये बात करेंगे। एक बार इस बॉक्स तक पहुंच गए, मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व है। यहां से हमें समझ आया 80% जो है वो 240 के बराबर है। पूछ क्या रहा है, उसकी इनकम है कितनी, 100%। इट मींस आपको 100% तक पहुंचना है। ठीक, तो ये 100% तक कैसे पहुंच सकते हैं, देखो ये अगर आपको यहां से विजिबल है तो मैं नीचे लिख रहा हूं। हम पहले 1% की वैल्यू निकालते हैं, 240, 80 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 0 कट हो गया, 8 3 जा 24। 1% की वैल्यू 3, बट हमें तो 100% निकालना है। अब 1 से 100 कैसे पहुंच सकते हैं, इंटू 100 करके। जब मैं यहां पे इंटू 100 करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे इस तरफ भी इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इट सिंपली मींस 100% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 3 इंटू 100 इज 300। तो यहां से मुझे समझ आया कि वो जो इंसान आदमी है उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 300 रुपीज। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन 4। क्लियर हो गया ये भी। देखो अभी ये चीजें जो हम कर रहे हैं ये आगे क्वेश्चंस को बीच में से उठाया गया है। जब आप चैप्टर पूरा
समझते हो तो हर चीज़ पहले सिखाई जाती है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको समझते हैं ये कैसे कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। देखो ये क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलता ही है, और केएएस में आईएएस के जो सीसेट होता है उसमें आमतौर पे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। बोल क्या रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को मैं 20% से बढ़ा दूं और उसकी ब्रेथ को मैं 20% से घटा दूं, तो बताइए क्या परसेंटेज चेंज आएगा रेक्टेंगल के एरिया में। पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं और फिर देखेंगे इस पे शॉर्टकट क्या यूज होता है। देखो दोस्तों, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, हम जानते हैं ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये तो क्लियर है। लेंथ और ब्रेथ के बाद ये जो चीज हमें मिलती है ये क्या होता है, दिस इज एरिया, ये एरिया। उसने बोला कि अगर किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ को मैं बढ़ा दूं, मान लो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, लेंथ को इंक्रीज कर दे, ये लो, और ब्रेथ जो है उसको भी उसने यहां डिक्रीज किया, तो हम थोड़ा घटा लेते हैं, ये लो। तो अब इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया लेंथ न्यू आ गई, ब्रेथ भी न्यू आ गई, जिसकी वजह से ये जो एरिया बन रहा है हमारे सामने, इस एरिया में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आया होगा, जरूर आया होगा। अब ये नहीं बोलना कि सर लेंथ को भी 20% से इंक्रीज किया है और डिक्रीज जो ब्रेथ को किया 20% से किया है, तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए एरिया में, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हमें थोड़ी ना पता कि लेंथ और ब्रेथ पहले जो थी, रियल जो लेंथ थी, रियल जो ब्रेथ थी, वो कितनी है। ये परसेंटेज चेंज जो आया है ये तो उनकी रियल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि लेंथ ज्यादा हो और ब्रेथ कम हो, अब उस पे जब 20% का चेंज लाया जाएगा तो जो फर्क आएगा वो अलग सा आएगा, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही आए। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेंथ को भी हमने चेंज किया, ब्रेथ को भी चेंज किया, तो हमारा जो एरिया है वो चेंज हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। देखिए इसको मैं कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। हम मान लेते हैं कि पहले हमारी लेंथ कितनी थी हमें नहीं मालूम, हम मान लेते हैं 100। पहले हमारी ब्रेथ कितनी थी वो भी नहीं मालूम, मान लेते हैं 100, ठीक है। अब उसने किया क्या, लेंथ को इंक्रीज किया 20% से। जब इंक्रीज करेगा जो न्यू लेंथ आएगी, क्योंकि 20% से इंक्रीज की है, तो न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, 120। ब्रेथ को उसने क्या किया है, डिक्रीज किया है 20% से, तो 100 में से 20%, मतलब 20 को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो जो न्यू ब्रेथ आ रही है, न्यू ब्रेथ कितनी आ रही है, वो आ रही है 80, ठीक। अगर मैं पहले एरिया देखूं, पहले एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट विल बी 100 इंटू 100, इट विल बी 10,000। ये क्लियर हो गया। और जो न्यू एरिया आ रहा है, क्योंकि अब लेंथ और ब्रेथ तो चेंज हो गई है ना, तो जो न्यू एरिया आएगा वो आएगा 120 इंटू 80। 120 इंटू 80 करेंगे, 12 इंटू 8 इज 96, और कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस भी आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक हमें ये समझ आ रहा है दोस्तों कि पहले जो एरिया था वो 10,000 स्क्वायर यूनिट्स होगा, और अब जो एरिया है वो 9600 स्क्वायर यूनिट्स है। तो ऑब्वियसली एरिया तो डिक्रीज हुआ ही है, हुआ डिक्रीज। बट इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि एरिया कितना डिक्रीज हुआ है, और वो पूछ भी नहीं सकता। क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि रियल लेंथ, रियल ब्रेथ की वैल्यूज दी नहीं है, तो रियल एरिया हमें मालूम ही नहीं है। रियल एरिया में चेंज कितना हुआ वो नहीं निकाल सकते, बट परसेंटेज में चेंज जरूर निकाल सकते हैं, ये जरूर निकल सकता है। तो अब हम ये समझते हैं परसेंटेज में जब चेंजेस निकाले जाते हैं ये किस वे में निकाले जाते हैं, मैं यहां सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। देखिए हमने निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो दोस्तों हमने क्या निकाला है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा, जब भी परसेंट चीज निकाली जाती है तो परसेंट मींस अपॉन, पर मींस अपॉन, तो अपॉन तो आएगा ही। इट सिंपली मींस यहां पे क्या आना चाहिए कि आपका न्यू एरिया कितना है माइनस ओरिजिनल एरिया कितना है, अपॉन जो ओरिजिनल एरिया था, क्योंकि कंपैरिजन जो ओरिजिनल एरिया से हो रहा है, इनटू करेंगे 100, ठीक। न्यू एरिया हमारा आ रहा है 9600, ओरिजिनल एरिया था हमारा 10,000, नीचे वापस से क्योंकि कंपैरिजन तो ओरिजिनल एरिया से ही होगा, इनटू 100, तो 96 माइनस 10,000 इज 400।
400 अपॉन 10,000 इंटू 100। 1 2 3 4, ये चारों जीरो जो है वो कट हो जाएंगे। माइनस में आ रहा है 4%, तो माइनस में 4% का मीनिंग हो गया 4% एरिया जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा तामझाम करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें इसमें यूज करना है शॉर्टकट। बट मैंने आपको ये समझाना था कंसेप्चुअली। आई होप आपको कंसेप्चुअली समझ आया होगा कि ऐसा करने से रेक्टेंगल की लेंथ को और ब्रेथ को चेंज करने से जो चेंज आ रहा है एरिया में वो 4% डिक्रीज आ रहा है। ठीक, बट हमें ये चीजें तो करनी नहीं है, हमें जो करना है वो यूज करना है शॉर्टकट। अब देखते हैं क्या यूज होगा इसमें करेंगे हम शॉर्टकट यूज, और उससे ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना जिसमें एक ही सवाल में 2 परसेंटेजेस यूज हो, ये रेक्टेंगल वाले जब सवाल आ जाते हैं तो इसमें हमें यूज क्या करना चाहिए, एक शॉर्टकट, और वो है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये शॉर्टकट ऐसे क्वेश्चंस में यूज होता है। यहां पे प्लस का मीनिंग है इंक्रीज और माइनस का मीनिंग है डिक्रीज। अब अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो आप प्लस उठाइएगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे आप माइनस उठाइएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है उसे इंक्रीज कर रहा है 20% से, तो मैं प्लस उठाऊंगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है 20 से, तो प्लस 20। ब्रेथ को वो डिक्रीज कर रहा है 20% से, माइनस उठाया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, प्लस x की वैल्यू कितनी पुट की 20, y की वैल्यू कितनी पुट की 20 नहीं -20, क्योंकि y डिक्रीज हुआ है। यहां बच्चा गलती कर लेता है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस वाला साइन भी लेना है आपको, और डिनोमिनेटर में तो 100 आएगा ही। तो 20 - 20 ये तो कट हो गया, ये दो जीरोस भी कट हो गई। 2 × -2 इज -4%। इट मींस हमारा जो एरिया है वो 4% डिक्रीज हुआ। कितना इजी और कितना शॉर्टकट में हो गया। यही चीज अगर हमें लॉन्ग जो मेथड था जो हम बचपन से करते आ रहे हैं उस तरीके से करते हैं तो कितना समय लगता है। तो शॉर्टकट का ये इंपॉर्टेंस है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या था। दोस्तों एक ही सवाल था जहां बोला जा रहा था फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। एक उसने कुछ सीरीज की तरह बनाया हुआ है और आपको बोल रहा है पहले आप बीच वाली जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करो और फिर इन तीनों टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तीनों टर्म्स का। अब यहां बच्चे को लगता है कि हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, वो करेंगे और ऑप्शन में अगर वो मिसिंग टर्म मिल गई उनको लगेगा आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला मिसिंग टर्म को निकालने के बाद इन तीनों टर्म्स का एडिशन भी करना है। तो हमें ये समझना है पहले ये सीरीज किस तरह से चल रही है। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें 0.35 तो कॉमन है दोनों जगह, तो इट सिंपली मींस यहां भी बीच में 0.35 तो होना ही चाहिए। और उसी के साथ अगर मैं बताऊं 14 जो है ये 7 के टेबल में आ गया, 7 2 = 14, 7 4 = 28, तो इसका मीनिंग बीच में 7 3 सा कुछ होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें यहां पे जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 14 3 सा करें तो 21 और 0.35 कॉमन। तो मिसिंग टर्म तो हमें समझ आ गई कि ये 7 का टेबल है, 7 2 = 14, 3 = 21, 4 = 28, 0.35 कॉमन था तो मैंने कॉमन रख लिया। अब एडिशन भी करनी इन तीनों टर्म्स की तो करते हैं 14.35, 21.35, 28.35, तो ये हो गया 15, 0.84, 12, 13, 14, 14, तो 2 2 4 + 5 1 6, 64.05 शुड बी द आंसर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक, ये भी 2.5 नंबर का सवाल पूछा गया है सी सेट में। देखो क्या ही कितना ही लेवल मुश्किल था इसका, आराम से आप कर सकते हो सी सेट को क्वालिफाई। लास्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये सवाल है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। इससे पहले जो हमने किया ये था नंबर सीरीज का, इससे पहले जो किया ये परसेंटेज का, उससे पहले हमने जो किया ये परसेंटेज का, और ये रीजनिंग में आ जाता है सवाल। ये आ गया ऑर्डर एंड रैंकिंग का। क्या बोल रहा है समझते हैं। पूजा इज स्टैंडिंग इन ए क्यू एट 12th पोजीशन फ्रॉम राइट। पूजा एक क्यू में खड़ी है, राइट से वो 12th पोजीशन पे आती है, तो ये आ गया राइट। राइट से कहीं पे भी मैं पूजा को बना देता हूं और वो बोल रहे हैं पूजा है 12th पोजीशन पे।
ऑर्डर एंड रैंकिंग में ऐसा ही होता है, कुछ बच्चे लेफ्ट से बताए होते हैं, राइट से बताए होते हैं, कुछ पोजीशंस बताई होती है और कुछ पूछ लेता है वो आपसे। तो पूजा की पोजीशन राइट से 12th आ गई और बोल रहा है एंड एट, पूजा के लिए ही कि वो 15th पोजीशन पे है लेफ्ट हैंड से। मींस इस क्यू को अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये आ गया लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से पूजा की पोजीशन कितनी है 15th, और वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्यू, इस क्यू में कितने बच्चे हैं। दोस्तों एक चीज हमें समझनी है, अब आप ये किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। वो क्या, लेफ्ट से पूजा की पोजीशन कितनी है 15, इट मींस ये कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए 15। राइट हैंड से पूजा की पोजीशन है 12th, बट यहां पूजा इंक्लूड हो रही है, पहले हमने पूजा ले ली ना 15 स्टूडेंट्स में, वापस से पूजा आ गई, अब वापस से तो नहीं लेनी। अब ये सोचो पूजा के इस तरफ कितने लोग बैठे, अगर यहां से पूजा 12th पोजीशन पे है, ऑब्वियसली यहां बैठे होंगे 11 लोग, तो 15 ये हो गए, 15 तो ये हो गए पूजा को इंक्लूड करके, और पूजा के उस तरफ राइट साइड बैठे हैं 11 लोग, तो टोटल आ गए हमारे पास 26। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 26, ये है इसका सही आंसर। और अगर इसी को दूसरे तरीके से करना है, मैं दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूं आपको। देखो मान लो कि हम यहां से चेक करते हैं, राइट हैंड से पूजा किस पोजीशन पे है 12th, 12 लोग तो ये हो गए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड से पूजा की पोजीशन 15 है, पूजा को छोड़ दो, यहां कितने लोग होंगे, यहां होंगे 14, तो 12 तो पूजा को इंक्लूड करके और 14 और है, 12 प्लस 14 अगेन इट इज 26। अब आपको इसमें से जो सही लगता है, लेफ्ट से करना है राइट से करना है, आंसर 26 ही आने वाला है। तो दोस्तों ये थे 5 सवाल जो KS 2080 में पूछे गए। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, वहां 5 सवाल हम और करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से CSAT में डिफरेंट टाइप्स जो हैं क्वेश्चंस की वो पूछी गई। आज के लिए रखते दोस्तों इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी डिटेल्स दी हुई है, सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स प्रोवाइडेड है, वहां जाके उन लिंक्स को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और रखते इतना ही दोस्तों।